Chemical and reactions. Dealing with Chemistry is matter, interaction of Chemistry is a matter. branch that deals with physical, branch inorganic, and deals organic with the chemistry, deals with chemicals and Okay. So chemistry basically जो है it deals with the chemicals composition study of matter. So everything which we see around us every day, for example, uh, all the materials like your cupboard, your fan, everything, every material is made from chemistry only. So the science behind all these materials is chemistry only. Chemistry में जो reactions हैं, and you must have heard of polymers, है ना? तो polymers जो है वो polymers जो है वो chemistry का ही part है. उसी polymer से काफी सारी चीजें बनती हैं. Your clothes, they are made of polymers only. और polymers किस में आता है? chemistry में आता है. जितने भी मटेरियल्स हैं, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम केमिस्ट्री. जो एकदम रूट वाला पार्ट है, केमिस्ट्री नहीं होगी तो वो सब कुछ नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कॉम्पोजिशन एंड इट्स रिलेशन विद एनर्जी. यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ. Chemistry is study of matter, its composition and relation with energy. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. अच्छा, नाउ केमिस्ट्री जो है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट दिस 2 years, नाउ ऑल दोस देयर आर सम बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल रूट कॉन्सेप्ट्स, दे आर एप्लीकेबल टू द रियल लाइफ एज वेल. अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, energy increment, energy decrement, stability, non-stability. So these all are basic fundamental concepts which we are going to use in these 2 years. तो इनमें क्या होने वाला है कि ये अपनी रियल लाइफ पे बेस भी है. अच्छा, मुझे टेल मी कि पूरा जो वर्ल्ड है ये कौन से फोर्स की वजह से मिलके बना है? कौन सा फोर्स एप्लीकेबल है gravitational. एवरीवेयर? Gravitational. नहीं, आई डिडंट मीन वेरी मतलब बहुत जैसे साइंटिफिक वाला नहीं, एक जनरल बेसिक वाला जो है. Attractive. अट्रैक्टिव फोर्स, Force of attraction. force of attraction. Whenever we see people, there is always some kind of attraction force. It might be weak, it might be strong. ठीक है, हम किसी भी नए लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, हमेशा एक छोटा सा, चाहे बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स या ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, वो डिपेंड करता है, बट हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स रहता ही रहता है. वैसे ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, एवरी टाइनी पार्टिकल्स, they always have some kind of attraction force among themselves. That is how they stick together, they form molecule, they form compound, and they form polymers. That's how it is happening. मैं फिर से बोल रहा हूं, in this world एक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, which is binding all the people in this world. सेम केस जो है केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है. हर एक एटम्स, हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is binding them.
और उन्हीं के बाइंडनेस से, उन्हीं के ही अट्रैक्शन फोर्स से सारी चीजें बनी हैं जो हम देखते हैं। सो ये जो केमिस्ट्री है एंड इसका एप्लीकेशन इन अ डेली लाइफ बहुत फंडामेंटल है ना। इन दिस 2 years हम लोग बार बार इसको रिलेट करते रहेंगे, ठीक है। और एक और चीज, जैसे ह्यूमन इंटरेक्शंस जो हैं वो कब खत्म होते हैं, जैसे और डेली लाइफ में जब बहुत ज्यादा हम किसी के क्लोज आ जाते हैं, देन वो रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। देन वी स्टार्ट नोइंग, मतलब उसके बारे में, किसी के बारे में बहुत ज्यादा जान लेते हैं तो रिपल्शन थोड़ा थोड़ा आने लगता है ना। जब तक नहीं जानते हैं तब तक हमेशा थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स रहता है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी है, जब तक एटम्स मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर रहते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, जब वो बहुत पास आ जाते हैं तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। जब मॉलिक्यूल्स, जब एटम्स थोड़े दूर हैं तो अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन जब वो पास आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो रिपल्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन अ डेली लाइफ। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया जो मैंने रिलेट किया है। नाउ इन दिस वर्ल्ड देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जी एंड देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी। देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जी। कभी कभार हम लोगों से मिलते हैं, जो जब हम मिलते हैं तो हमें नेगेटिव एनर्जी आती है, राइट। कुछ लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। सो पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। केमिस्ट्री में उसको हम अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे पॉजिटिव एनर्जी, अगर लेट्स से यू मीट अ पर्सन एंड यू गेट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम देम, तो व्हाट विल यू फील? यू विल फील स्टेबल, राइट। तुम स्टेबल फील करोगे, Yes, तुम अच्छा yes, फील sir. करोगे। yes, केमिस्ट्री में स्टेबल फील कैसे होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। इसमें चलो इसके बारे में हम बहुत आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बस अभी मैं कोरिलेशन समझा रहा हूं। नेगेटिव एनर्जी जो है, व्हाट विल यू फील? यू विल फील रिपल्शन, राइट। यहां पे क्या है? yes. यू आर फीलिंग अट्रैक्शन, यहां पे यू आर फीलिंग रिपल्शन। एंड रिपल्शन से क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी, राइट। भागना चाहोगे Unstability. वहां से, Yes, sir. तो वो तुम्हारा केमिस्ट्री में होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। So this is how the world is made, this is how chemistry it is. इस तरीके से होता है। नाउ दूसरी चीज, स्टेबल। इफ यू आर स्टेबल, अट्रैक्शन फोर्स एप्लीकेबल है एंड तुम स्टेबल हो, तो क्या तुम वहां से जाना चाहोगे? No, sir. No, sir. No. ऑब्वियसली नॉट। तो तुम क्या हो जाओगे? तुम लेजी हो जाओगे, तुम वहां से जाना ही नहीं चाहोगे, तो तुम नॉन रिएक्टिव हो जाओगे। एक्टिविटी कम हो जाएगी। नॉन रिएक्टिव चलो छोड़ो, एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। बट कोई चीज अनस्टेबल है, तुम वहां से जाना चाहोगे तो तुम क्या हो जाओगे? एक्टिव हो जाओगे। अब देखो केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। केमिस्ट्री में जो स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या है? कम है। देखो एक्टिविटी कम हो गई मतलब एनर्जी तुम्हारी क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई। तुम स्टेबल हो, तुम जाना ही नहीं चाहते हो, तुम लेजी हो गए हो, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। बट तुम बहुत एक्टिव हो गए हो तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई? Increase ज्यादा। High ज्यादा होगी. ज्यादा हो गई, है ना। ये मैं बहुत फंडामेंटल, बहुत रूट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो हम 2 साल तक हम यही यूज करते रहेंगे। हर एक चैप्टर में इनका बेसिक यूज आएगा ही आएगा।
तो ये पहले से बता रहा हूँ, जस्ट एक केमिस्ट्री हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरे हम थ्रू आउट द 2 years ये हम पढ़ेंगे बहुत बार। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, इस चैप्टर में यूज नहीं है उतना ज्यादा, आगे के चैप्टर्स में है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, वेयर एज अनस्टेबिलिटी फोर्स रखते हैं हम। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. और ये No, लास्ट sir. बार रिपीट करो ना। क्या क्या? और ये जो अनस्टेबिलिटी वाला पॉइंट है वो एक बार रिपीट करो ना। देखो, अगर रिपल्सिव फोर्स है, तुम्हें रिपल्शन हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम वहां से भागना चाहोगे, राइट? यस। भागना चाहोगे, इसका मतलब तुम अनस्टेबल हो गए हो, और अनस्टेबल हो गए तो तुम एक्टिव हो गए हो, और एक्टिव हो गए तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है ना। एवरीथिंग इज लिंक्ड। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. सर, हाँ हाँ बोलो। वो एक बार वो स्टेबल एक्सोथर्मिक और रिपल्शन एंडोथर्मिक कैसे हुआ वो समझाओ ना। चलो ठीक है, देखो केमिस्ट्री की टर्म से बता रहा हूँ। स्टेबल है, स्टेबल कब होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा तब। जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो तुम वहां से जाना थोड़ी चाहोगे, स्टेबिलिटी आएगी तुम्हारे अंदर, है ना। वो जो स्टेबिलिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। केमिस्ट्री की टर्म्स में वो एक्सोथर्मिक है, और हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी आ गई है। और स्टेबिलिटी किससे आई है? अट्रैक्शन फोर्स से आई है। दूसरा चीज, रिपल्शन है, तो तुम वहां से भागना चाहोगे, अनस्टेबिलिटी आएगी, और जब भी अनस्टेबिलिटी आती है तो केमिस्ट्री में हम उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में टेक्निकल टर्म्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैं वैसे कोरिलेशन समझा रहा हूं। बोलो, यस और कोई सर। डाउट है क्या? ठीक है, चलो अब अभी मैटर को क्लास, व्हाट इज मैटर? मैटर का डेफिनेशन क्या है, बोलो। समथिंग दैट Anything which has mass and Anything occupies that have space. mass and occupies space. Anything that has mass and occupies space। ठीक है, ये तो पढ़ा है तुमने 19th क्लास में, और कुछ है भी नहीं इनमें। तो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, लिखते जाओ है ना साथ साथ में। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया है।
ये सभी को पता है, सबने पढ़ा है इनके बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बात आती है केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो ये है प्योर, इम्प्योर। प्योर में दो टाइप आते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। इम्प्योर में आता है मिक्सचर। एलिमेंट के अंदर आता है मेटल, मेटेलॉइड, कंपाउंड में आता है कोवेलेंट, आयनिक। इसमें आता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और काफी सारी चीजें, वैसे तो ये सब बेसिक चीजें हैं, सभी को आइडिया होगा ही। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े। Yes. Yes. Yes, Yes. sir. चलो ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज एन एटम। सबका डेफिनेशन लिखेंगे हम। व्हाट इज एन एटम? पढ़ा होगा ना 9th क्लास में यार। Smallest Basic particles unit only of- consider give results to a molecule. ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वैसे तो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो स्मॉलेस्ट होते हैं, बट फिर भी हम एटम को कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लिखते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not exist free, but takes part in chemical reaction. तो ये क्या, एटम जो है उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एटम्स किसी के साथ कंबाइन रहता है, अकेला नहीं रहता एटम। वो क्या रहता है, कंबाइन रहता है। बट वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे लेता है? जैसे मान लो यू हैव अ दिस केमिकल रिएक्शन H2 plus half O2 converting into H2। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और वो क्या बना रहे हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है,
तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, बट उनका अपना इंडिपेंडेंट, मतलब हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पे रहते हैं, हाइड्रोजन गैस में रहते हैं। ऑक्सीजन एटम्स कहाँ रहते हैं, ऑक्सीजन गैस में रहते हैं। उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। सबको समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है एलिमेंट। सर, हाँ हाँ बोलिए। सर जो सोडियम का एटम होता है वो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है ना? कहाँ करता है? सर मतलब जो हम Na लिखते हैं तो वो सोडियम का एटम ही होगा ना? बताता हूँ, चलो ये एलिमेंट में आएगा। एलिमेंट क्या होता है बोलो? व्हाट इज एलिमेंट? Two or more atoms combines to form. वो तो कंपाउंड होता है यार। Two एलिमेंट or क्या? atoms of the same atom. सेम काइंड ऑफ एटम्स, वेरी गुड। तो एलिमेंट इज नथिंग बट collection or group of same kind of atoms। ठीक है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एक बच्चे ने पूछा सोडियम जो है वो तो एटम होता है। नहीं नहीं, सोडियम जो है पहली बात तो तुम्हारे इसमें मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सोडियम मेटल, यहाँ पे क्या सोडियम एलिमेंट है। क्या है? सोडियम एलिमेंट है इस तरीके से। अब ये जो एलिमेंट है, देखो शेप पे मत जाना, शेप में ऐसे बना रहा हूं समझाने के लिए बना रहा हूं। इसमें क्या है, सोडियम एटम्स। इसमें क्या है, इस एलिमेंट में सोडियम एटम्स है काफी सारे। तो ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन जो ना, एक एलिमेंट में एक ही टाइप के बहुत सारे एटम्स रहते हैं। ठीक है, हम मेटल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल में सोडियम एटम्स। हाँ सोडियम एटम्स हम इस तरीके से लिख सकते है ना। ये क्या हो गया मेरा एलिमेंट, ये डॉट क्या हो गया मेरा एटम। ठीक है, तो तुम्हारा जो सोडियम एटम है वो बाउंड है किसमें, मेटल के अंदर। और कभी भी जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हम एलिमेंट को लिख रहे हैं। एटम लिखेंगे तो एटम ऐसे तो अपन बोल सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर ही एटम है, तो बात एक ही हो गई। बट टेक्निकली जो है ना, हम सोडियम एटम्स लिखेंगे अगर हमें एटम लिखना होगा तो। अगर हम सिंगल सोडियम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम एलिमेंट को लिख रहे हैं। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Now what is molecule? What is molecule? बोलो। When group of atoms combine together, they form molecule. वेरी गुड वेरी गुड। तो मॉलिक्यूल किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स।
जैसे O2 है, O2 क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। CO2 क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। है ना, तो ये दोनों ही क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसके, मॉलिक्यूल में। अब मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या कहते हैं, एक तो ये डेफिनेशन हो गई, दूसरा इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम के लिए क्या था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इसका होता है मॉलिक्यूल का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। Yes. Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसे मॉलिक्यूल बोलेंगे? Sir, we can No, call it sir. monoatomic molecule. बोल सकते हैं ना, डेफिनेशन क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम्स होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ एटम्स ही तो है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। Sir, हाँ हाँ बोलो। इसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। हाँ हाँ, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ही है ये। नहीं नहीं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी सॉरी, मोनोटॉमिक तो एक एटम हो गया, इसमें तो बहुत सारे एटम्स हैं। देखो इसीलिए हमने एलिमेंट और कंपाउंड में डिफाइन किया है प्योर को, मॉलिक्यूल देखो कहीं नहीं आया। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है ना वो प्योर में ही आता है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को कंबाइन कर दो तो यू विल गेट मॉलिक्यूल एक तरीके से। अब मैं देखो कंपाउंड के बारे में लिखाऊंगा, तब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। कंपाउंड क्या होता है? It consists two or more Atoms of different elements combined together. elements. डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, अलग अलग काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल CO2 है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है, दोनों ही है। तो मॉलिक्यूल क्या है, बड़ा सेट है, कंपाउंड क्या है, उसका एक सबसेट है। H2O हो गया, H2SO4 हो गया, H2 हो गया। क्या H2 कंपाउंड है? No. नो सर। No, sir. H2 No, sir. कंपाउंड नहीं है, है ना। अब समझ में आया, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। बोलो। तो सर हम Yes, एलिमेंट और sir. कंपाउंड को इंक्लूड कर सकते हैं ना मॉलिक्यूल में? हाँ हाँ, मॉलिक्यूल क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, यस सर। एनीवे अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल कंपाउंड्स आर molecules but all molecules are not compounds। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट आता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बताओ? Made up of different elements. Sir, it is made up of two Made up of two or or more more substances. substances or may not present the ratio. ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है? फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, इन ए फिक्स रेशियो। चलो ये लिख देते हैं। ये क्या होता है? मेड अप ऑफ टू और मोर substances. For example, sugar plus water, NaCl plus water, पानी में सॉल्ट मिला दिया, सैंड प्लस वाटर। तो ये क्या है? दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया। जैसे तुम नमकीन खाते हो मिक्सचर वाली, वो भी क्या है? मिक्सचर ही तो है भाई। उसमें कितनी सारी चीजें मिक्स हैं, कितने सारे सब्सटेंसेस मिक्स हैं, तभी तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो सर, इसमें दो टाइप होते हैं। हाँ बोलो। सर मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस भी आ सकता है ना? आ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? बट सारे के सारे प्योर नहीं होंगे, मतलब उनमें इम्प्योरिटीज तो रहेंगी ही रहेंगी। मान लो एक ही प्योर है, एक इम्प्योर है, तो अल्टीमेटली तो वो क्या हो गया? इम्प्योर ही हो गया ना। यस। होमोजीनियस क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जूस क्या है? मिक्सचर है। अच्छा जूस में तुम एक ड्रॉप कहीं से भी ले लो, उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वही सेम कॉम्पोजिशन हर एक ड्रॉप का होगा। वैसे ही जब तुम सॉल्ट प्लस वाटर को मिलाते हो और शुगर प्लस वाटर को मिलाते हो तो वो अच्छे से मिल जाती है, राइट? तो तुम कोई भी एक ड्रॉप ले लो, हर एक ड्रॉप का जो कॉम्पोजिशन है दैट विल बी सेम, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। अच्छा बताओ, पिज्जा होमोजीनियस है या नहीं है? सर है। होमोजेनियस है सर। नो यार सर पिज्जा नहीं। होमोजीनियस कैसे है यार? अब No, उसमें sir. मान लो टॉपिंग्स अलग अलग, किसी की टॉपिंग ज्यादा है, किसी की कम है, कहीं पे कुछ और है, वो होमोजीनियस थोड़ी हुआ। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होगा वो। चलो हम हेट्रोजीनियस के बारे में लिखते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या है? दे डू नॉट फॉर्म यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा हो गया तुम्हारा, नमकीन मिक्सचर हो गया तुम्हारा। भाई नमकीन मिक्सचर में भी तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं रहती है। सैंड प्लस वाटर हो गया, अच्छे से मिलती थोड़ी ना इसके अंदर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. Yes, sir. I. ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया जो तुम 10th क्लास तक पढ़ लेते हो, बट मैंने सोचा कि एक बार वो पढ़ाई देते। बोलो किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Oh, sir. Sir. वेरी गुड। Sir, हाँ बोलिए। milk is homogeneous or heterogeneous? Heterogeneous. बाकी लोग बताओ। Sir, maybe Homogeneous. it is homogeneous. Homogeneous. Heterogeneous. कितने लोग बोल रहे हैं होमोजीनियस है? हैंड रेज करो। कितने लोग Sir, बोल milk. रहे हैं होमोजीनियस है? हाँ मिल्क। Heterogeneous. Sir, heterogeneous. Heterogeneous. कैसे है हेट्रोजीनियस? अगर हम मिल्क में से लास्ट पार्टिकल्स दिखेंगे टिंडल इफेक्ट से। वेरी गुड वेरी गुड। जानवी नाम है तुम्हारा? यस सर। वेरी गुड जानवी। कहाँ से पढ़ा तुमने इतना सब? टिंडल इफेक्ट कहाँ आता है 10th क्लास में? मतलब 9th में था। वेरी गुड बहुत ही अच्छी बात है। चलो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में अभी नहीं बता रहा क्योंकि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। तो ये क्या है, मिल्क लगता तो है होमोजीनियस बाहर से देखने पे, बट हम एक्चुअल में देखें ना, मतलब माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, फैट एंड प्रोटीन्स जो है ना उनका डिस्पर्जन रहता है वाटर में, और वो जो है ना वो कंपोनेंट्स वो क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, मिल्क appears to be homogeneous but under microscope it has been observed that it contains fat and proteins dispersed in water. That means it is heterogeneous mixture. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक मास। 10th क्लास तक तुम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते थे बताओ? Sir, proton plus neutron. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तुम बोलते थे, मास नंबर होता है, राइट? Yes, sir. है ना? अभी क्या है, पहले जो है जब साइंटिस्ट लोग एटॉमिक मास के बारे में डिस्कवर कर रहे थे तब उनके पास एक तरीका ये आया कि भाई एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, भाई एटम के अंदर तो वही तीन है,
अगर हम तीनों के मास को काउंट करके ऐड कर दें देन वी विल गेट एटॉमिक मास। ठीक है, ये सोचा गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे, है ना, कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। तो उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कवरी हुई और फिर देखा गया कि क्यों ना हम किसी एक एटम को रेफरेंस मान लें। देखो स्टार्टिंग तो यहीं से हुई जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में हमारा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया। स्टार्टिंग कैसे हुई? अच्छा तुम्हें क्या लगता है, जैसे तुम वेट मेजर करते हो तुम क्या बोलते हो कि ये इट अपीयर, ये ऐसा लगता है कि 2 किलो का हो सकता है, ये 3 किलो का हो सकता है ना, डेली लाइफ में ये 50 ग्राम है, 100 ग्राम है। तो ये वेट आया कैसे, बताओ कैसे आया, स्टार्टिंग में कैसे आया होगा, ओरिजिनेट कैसे हुआ होगा, व्हाट डू यू थिंक? सर मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उससे वेट फंड कर। नहीं चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। किसी एक ना एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, छोटा वाला सिलेंडर है, मैंने मान लिया कि वो 1 kg है, ये रेफरेंस। सर हाँ बोलो। सर इसमें वो कार्बन का आइसोटोप लिया हो C12। यस हाँ हाँ सर। ठीक है, वो उस पे हम आएंगे। और मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि कोई भी वेट का जो यूनिट है वो आया कैसे, ओरिजिनेट कैसे हुआ, क्योंकि हमने किसी को रेफरेंस माना। अब मान लो मुझे वे करना है इस पर्टिकुलर, इसको वे करना है, वेविंग बैलेंस रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिलेंडर ऐड करूंगा, मैं देखूंगा कि नहीं बैलेंस नहीं हो रहा है, मैं एक और सिलेंडर ऐड करूंगा, मैं एक और सिलेंडर ऐड करूंगा, मैं एक और सिलेंडर ऐड करूंगा, तो बताओ इसका मास कितना हो गया? 4 kg। 4 किलोग्राम। 4 kg। इसी तरीके से तो मास का जो यूनिट है, मास कैसे निकालना है, वो ओरिजिनेट हुआ। किसी एक ना एक को हमें रेफरेंस मानना ही पड़ेगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। वैसे ही केमिस्ट्री में तो हमने किसको रेफरेंस माना, कार्बन 12 एटम को रेफरेंस माना। किसको रेफरेंस माना? कार्बन 12 को। अब एटॉमिक कार्बन। मास का मतलब क्या है? इट इज मास ऑफ एन एटम। सिंपल टर्म्स में इट इज मास ऑफ एन एटम। और मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम जो है उसको बोला गया, इसको रेफरेंस माना गया, बोला गया कि ये क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। भाई जैसे यहाँ पे इसको यूनिट माना वैसे ही इसको यूनिट मान लिया, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को, और इसको हम बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 AMU। अब जैसे मान लो मेरे को मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक वेव बैलेंस में मैं क्या रखूंगा, एटॉमिक मास यूनिट रखूंगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन रखूंगा, और मेरे को क्या दिखा कि भाई ऑक्सीजन का मास तो 12 टाइम्स है AMU की, सॉरी 16 टाइम्स होता है। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है देखा गया वो क्या है, 14 AMU। इस तरीके से क्या आया, एटॉमिक मास आया पिक्चर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये कैसे फाइंड किया वो एक बार Yes. दिखाओ ना। फाइंड कुछ नहीं किया, एक कार्बन 12 के मास को, उसके 1/12 पार्ट को क्या कर दिया इन्होंने मान लिया कि वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, उसको यूनिट बना दिया एक,
वीविंग बैलेंस में मैंने क्या कर दिया, एक तरफ एएमयूज रख दिए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन रख दिया। तो कितने एएमयू जो हैं वो बैलेंस कर रहे हैं, 16 एएमयू बैलेंस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 16 एएमयू। और एक उस टाइम पे एक मशीन निकाली गई, मशीन थी, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट था, मास स्पेक्ट्रोमीटर करके। तो उससे पता लगाया गया कि 1 एएमयू जो है उसका ग्राम में कन्वर्जन कितना होता है। तो देखा गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 1 एएमयू इक्वल टू इतना होता है। भाई एटम जो है वो बहुत छोटा है, हमें तो दिखाई भी नहीं देता, तो उसका मास देखो कितना ज्यादा कम है। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ग्राम, उससे कितना ज्यादा कम है एक एटम का मास। और ये इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो देखा गया ये क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बताओ, पता होगा ना लोग, कुछ लोगों को, सभी को पता होना चाहिए वैसे। 6.022 into 10 raised 1022 into 10 to the power 23. 10⁻23. 60.23. तो ये तो एवोगैड्रो नंबर है ऊपर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 एएमयू किसके बराबर है, 1/Na ग्राम के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes. नेक्स्ट आता है मेरा मोल। अब क्या है, अब साइंटिस्ट ने सोचा यार, जैसे मान लो मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन का मास कितना है। अब मैं एक एटम का मास तो कभी वे नहीं करूंगा, राइट। मैं डेली लाइफ में, मैं लैब में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा कोई भी मैं एटम या मॉलिक्यूल वे कर रहा हूं तो वो उसका यूनिट किस में आएगा, ग्राम में आएगा, मिलीग्राम में आ जाएगा। एएमयू में थोड़ी वे कैलकुलेट होगा हमारी नॉर्मल सी लैब में। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार कि यार ये कैसे हम करें, कैसे इसको कन्वर्जन कैसे करें, कैसे हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, हम डेली लाइफ में कैसे लेके आए चीजों को। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यार इसका वेट कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका वेट तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। कितना कॉम्प्लिकेट हो गया। इफ वी, मतलब हम अगर यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, तो हमें उनको अपने यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस कन्वर्जन के लिए एक फैक्टर जो है ना वो आना चाहिए, वो फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू फैसिलिटेट द प्रोसेस, टू फैसिलिटेट द कन्वर्जन। मुझे ये कहना इजी लगता है कि ये 6 ग्राम है, मुझे ये कहना, ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये 6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस एंड इट इज इम्पॉसिबल टू वे इन अ डेली लाइफ। सो वी हैव टू चूज कि हमें ग्राम में लेना है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम। और उस कन्वर्जन के लिए देयर शुड बी सम फैक्टर, है ना। तो वो जो फैक्टर है, वो जो कन्वर्जन फैक्टर है, वहां से मोल आया। वहां से क्या आया, मोल आया। मोल को क्या बोला गया कि मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10⁻23 particles। बोलो
देख रहे हो ये आया कहां से, नंबर कैसे आया, क्योंकि नंबर लोगों के दिमाग में कैसे आया, ये यहां से आया है ना, तुमने पढ़ा होगा, बट ये एग्जैक्ट यही नंबर कैसे आया, यहां से आया। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। Sir, can you re-explain? ओ सर एक मतलब बार और रिपीट करो ना, समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि एएमयू को हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। तुम लैब जाते हो, तुम लैब गए हो, केमिस्ट्री sir. लैब गए हो, यस सर। तो वहां पे तुमने यस वे सर। किया होगा NaCl या फिर मान लो HCl, 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे वे किया होगा, है ना। तो हम इन सब चीजों को ग्राम में कैसे लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जन फैक्टर लाना पड़ेगा, जो कि क्या है, जो कि मोल है। अब वो कैसे है समझ में आएगा, अभी रुक जाओ 1 मिनट, वैसे रुक जाओ। ये नंबर कहां से आया, ये नंबर यहां से आया, मतलब एएमयू जो है ना वहां से नंबर आया ये। अभी देखो ध्यान से देखना, ये पार्टिकल्स क्या क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गए, कंपाउंड्स हो गए, इनके लिए बात करता है। जैसे मान लो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स, इसका क्या मतलब है बताओ, what does it mean? Sir, it means that 1 mole of nitrogen atom contains 6.022 into 10 to the power 23 particles in it. वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है 6.023 into 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। तो मैं मास के लिए क्या लिखूंगा, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स। तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, एक एन एटम का मास कितना है, हमने ऊपर देखा, एक एन एटम का मास कितना है, 14 एएमयू। 14 एएमयू, और एक मोल कितना हो गया, इतना हो गया, बोलो बोलो, सही लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir. फिर से एक्सप्लेन करो। इसमें क्या समझ में नहीं आया, मुझे बताओ ना थोड़ा सा, कहाँ डाउट है तुमको? सर वो 1 मोल है तो फिर वो तो 6.022 into 10⁻23 होगा ना, फिर उसमें हम 14 AMU क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस सर, बट वो मोल फिर मास ही नहीं है उसका। मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब है पार्टिकल्स। अब एक बात बताओ, एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, तो 5 पार्टिकल का मास कितना हो गया बताओ? 5 ग्राम। 5 ग्राम। सिंपल है ना भाई, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU, तो इनटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? मैं 14 AMU से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं मैथ्स ही तो यूज कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है AMU को ग्राम में मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहां से 1/Na। Na क्या है, सबको पता है Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। और ये क्या है, Na ही तो है ये।
Na से Na क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 14 ग्राम। मेरा कहने का मतलब समझा, मोल को क्यों लेके आए। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं लैब में जाऊंगा, मैं 1 मोल नाइट्रोजन एटम लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका 14 ग्राम होता है। 14 ग्राम में अगर नाइट्रोजन ले लेता हूं तो वो 1 मोल के बराबर है। तो मेरे लिए लैब में काम करना, डेली लाइफ में काम करना कितना इजी बना दिया किसने, मोल ने। तो 14 AMU क्या है, मास है एक एटम का, और 1 मोल एटम का मास कितना है, AMU को हटा के हम ग्राम में लिख देंगे। सिंपल सी बात है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल पार्टिकल लेके आने पड़ेंगे बेसिकली। तो यहां पे मैं देखो लिख रहा हूं कन्वर्जन, AMU से ग्राम में जाना है, तो ये मान लो 1 पार्टिकल है, तो ये क्या होंगे Na पार्टिकल्स। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो सर हम डायरेक्ट 14 ग्राम लिख सकते हैं मेथड की बजाय। हाँ तो मेथड हमेशा थोड़ी लिखना है, मेथड तो हम एक बार यूज करते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मुझे बताना तुम लोग। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा, बोलो। 16 ग्राम। 16 ग्राम। 16 ग्राम, सिंपल। बोलो, अब चीजें कितनी सिंपल हो गई, एक ही बार समझने की बात है, उसके बाद तो सिंपल है सारी चीजें। अब सर मैं आई एक हैव टर्म, डाउट। हाँ हाँ बोलो। सर टेक्स्ट बुक में जो 1 मोल दिया है वो 6.023 मल्टीप्लाई 10/23 है, तो फिर आपने 6.023 कैसे आया? 2 कर लो यार, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, मुझे एक बात बताओ। ये डेसिमल से सर तीसरा नो। नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओल्ड टेक्स्ट बुक, ओल्ड जो टेक्स्ट बुक है ना, क्योंकि मैंने तो पहले पढ़ा हुआ है, उसमें 6.023 लिखा हुआ है। जो न्यू अपडेट वाला जो टेक्स्ट बुक आया है ना, उसमें 6.022 लिखा हुआ है। देखो ये अब कहीं पे भी जब हम बहुत हाई लेवल पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रिसीजन चलता है, बट हमको फर्क ही नहीं पड़ता 6.022 हो 6.023, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमारे पास आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा। ओके सर। और तुम तो ऐसे ले सकते हो यार, तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूँ। 1 मोल का मतलब है 6 इंटू 10⁻23। हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे ना तब यही यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टर्म, ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। ठीक है,
ग्राम में रिप्रेजेंट करना। अब ग्राम में रिप्रेजेंट कब होगा बताओ? कोई भी एटम का मास ग्राम में कब आएगा? मोल की वजह से आएगा। अभी हमने देख लिया ऊपर, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 mole of atoms, mass of 1 mole of atoms is called gram atomic mass। अभी हमने यही तो पढ़ा ऊपर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट है, तो बताओ मॉलिक्यूलर मास को तुम क्या बोलोगे? Mass of Of atoms one and molecule. molecules. Mass of a molecule in mass of one molecule particles of substance. Sum of mass of constituent atoms। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम्हें CO NO क्या मॉलिक्यूल है, कैसे निकालोगे NO का मास? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 plus 16. 14 + 16 ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 30। बताओ, इतना सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ एटम के मास लिख रहा हूँ जो तुमको याद करना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 8 होता है, बोरोन का 10.8 रहता है, कार्बन का 12 रहता है। कार्बन के बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, Mg का 24, Al का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32.5, आर्गॉन का 40, पोटेशियम का 39, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, Ag का 108, Fe का 56, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127, क्रोमियम का 52, यही है बेसिक बात, ये तुम्हें याद करना है। सर हाँ बोलो। सर मॉलिक्यूलर मास का यूनिट लिखना है यहाँ पे, लाइक NO का आपने उस 30 यूनिट के बारे में हाँ तो 30 AMU लिख सकते हो ना। यस सर।
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यस सर। Yes. नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बताओ इसके बारे में, अब तुम बताओगे मुझे। Mass of one molecule in Mass of molecular in gram. क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? mass of one molecule Mass of in gram. molecule वन in मॉलिक्यूल gram. इन ग्राम्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। राइट। अब ऐसे मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ NO क्या आएगा बताओ? 30 ग्राम। 30 gram. बोलो समझ में आएगा? 30 gram. ये वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। देखो अब से मैं मॉलिक्यूलर मास को mm लिखूंगा ऑफ फॉलोइंग। यूनिट नहीं लगानी है ना, यूनिट नहीं लगानी है, बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है नंबर्स। ये करके लाने हैं तुमको, घर से करके लाने हैं, ठीक है? Okay, sir. और सब लोग आज क्या करेंगे? क्लास होने के बाद सबसे पहले नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद होमवर्क करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, और sir. ये डेली रूटीन में लेके आना है, हर दिन नोट्स पढ़ना